चलिए सर, हमारा आज का जो टॉपिक है वृत्त है। वृत्त के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन बच्चे लोग स्टार्ट में वृत्त के बारे में हम चर्चा करें तो कुछ गोले का भी उदाहरण दे देते हैं, है ना। गोला जो है वो जो है त्रिविमीय आकृति हो जाता है ना। और ये द्विविमीय आकृति है, मतलब मात्र हम एक ब्लैक बोर्ड में या समतल में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये जो दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये वृत्त है, वृत्ताकार आकृति है ना। जैसे इसके जैसे और क्या हो सकता है, हम क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं। पहिए का उदाहरण जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है ना। कोई प्लेट को भी ले सकते हैं, वो भी वृत्ताकार रहता है। इसके अलावा चूड़ी है, और हम अन्य उदाहरण ले सकते हैं, रिंग है, इसका उदाहरण ले सकते हैं। मतलब वृत्त का जो आकार है वो पहिए से आप देख लीजिए किस प्रकार से रहता है। आप गोले में ना जाइए, है ना, गोला नहीं लेना है हमको, उसको ध्यान रखना है। कई बार हमको वही त्रुटि होती है कि गोले को हम जल्दबाजी में बता देते हैं ना। बच्चे लोग खासकर इसमें कंफ्यूजन होते हैं, स्टार्ट में जैसे देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो वृत्त का आकार आप लोग देख लीजिए, ये द्विविमीय आकृति है। ब्लैक बोर्ड में इसका अस्तित्व है, समतल में है। इसकी मतलब चौड़ाई से मतलब नहीं है बस, है ना। मतलब इसकी मतलब मोटाई से मतलब नहीं है, 2 डायमेंशन वाला है, द्विविमीय आकृति है। तो देखिए हम देखते हैं एक वृत्त है, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा। और आज जो है मेरा ये कन्वर्सेशन के लिए ब्लूटूथ का कनेक्शन नहीं हो पाया है। अगर कोई दिक्कत हो, साउंड नहीं जा रहा हो तो आप लोग जरूर बताइए, है ना, कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी म्यूट करके रखेंगे, अगर कुछ पूछना हो तभी आप स्टार्ट करेंगे। तो ये वृत्त की आकृति है, आप लोग देख रहे होंगे जो ब्लैक बोर्ड है इसमें वृत्त बना हुआ है ना। बहुत सारा ये चार वृत्त है जो बना हुआ है। तो इसका जो सेंटर वाला भाग है ना, बीच का जो भाग है, उसको नाम से ही परिचित है, उसी नाम से जानते हैं, केंद्र बोलते हैं। और जो बाहर का जो ये आवरण है, बाहर वाला जो ये वाला बाहरी पार्ट है, वो परिधि कहलाता है। और केंद्र से लेकर हम एक परिधि को मिला दें, है ना, केंद्र से जाने वाली रेखा जो परिधि को के किसी बिंदु से मिलती है, केंद्र से होकर जाती है और परिधि के बिंदु से मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है ना। केंद्र से होकर जाए और वो परिधि को स्पर्श करे, वहां जाके मिल जाए, तो वो कहलाती है त्रिज्या। इसी प्रकार अगर परिधि के दोनों छोर को स्पर्श करे और केंद्र से होकर जाए, है ना, परिधि के दोनों तरफ, है ना, दो बिंदु को ऐसे भी बोल सकते हैं, परिधि के दो बिंदुओं को से मिलने वाली संपर्क करने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए, वह कहलाता है व्यास, है ना। जस्ट व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है। जैसे ये है व्यास, अगर दिखाई दे रहा होगा, ये बना है, ये देखिए यहां से, है ना, परिधि के, ये परिधि कहलाता है, बाहर वाला जो पार्ट है आवरण इसका। तो परिधि के दो बिंदु से मिल रही है और केंद्र से होकर जा रही है, तो ये रेखा जो है ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। और जैसे हम ज्यादातर हल करते हैं तो त्रिज्या की ज्यादा जरूरत पड़ता है ना। जैसे क्षेत्रफल निकालें या परिधि निकालें, ज्यादातर हम फार्मूला में किसका प्रयोग करते हैं, त्रिज्या का, है ना। तो जब भी हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास जो दिया रहेगा उसका आधा कर लेते हैं। कई बार कुछ प्रश्न में व्यास पूछ दिया रहता है, तो त्रिज्या निकलने के बाद उसका हम दुगुना करते हैं। तो एकदम बेसिक चीज है जिससे सभी लोग परिचित हैं। कुछ छठवीं वाले भी इसमें जुड़े हैं, इसलिए मैं इस पर भी बताना चाहूंगा। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। किसी एक निश्चित बिंदु से, अर्थात वो निश्चित बिंदु क्या है, केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, पूरा मार्ग उसका, है ना, पूरा कंप्लीट समान दूरी पर, है ना। किसी निश्चित बिंदु के से समान दूरी पर चारों तरफ से लेते हैं पूरा, है ना, पूरे सभी तरफ लेते हैं। और वो जो पथ है बिंदुओं का, वह कहलाता है पूरा कंप्लीट, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और वृत्त में जो निश्चित बिंदु हम चर्चा कर रहे हैं वह केंद्र कहलाता है। इसके अलावा इसमें और मैं बता दूं, एक होता है जीवा, है ना, ये दिखाई दे रहा है, व्यास भी एक जीवा है। जीवा का मतलब है एक ऐसी रेखा जो परिधि को दोनों तरफ से संपर्क करे, है ना, स्पर्श करे, या परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, परिधि के दो बिंदु
से संपर्क करने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा, वो क्या कहलाता है? जीवा। तो देखिए छोटी वाला भी जीवा हो सकती है, उससे और बड़ी हो सकती है, बहुत सारा हम जीवा बना सकते हैं। अब देखिए व्यास जो ये भी परिधि के दो बिंदु को स्पर्श करती है, तो ये भी एक जीवा है, व्यास भी जीवा है ना। इसमें बहुत सारा आप जीवा ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास ही होगा। किधर से भी आप खींच के देखें, जीवा अगर बनाते हैं तो जो बड़ी जीवा है, व्यास को बड़ी जीवा कहा जाता है, सबसे बड़ी जीवा, है ना। तो जीवा का मतलब ये समझिए, आप कैसे भी बनाएं, आप परिधि के दो बिंदु को से मिलना चाहिए, वो कहलाती है जीवा। ठीक है, तो ये इससे आप परिचित हो गए। चलिए हमारा टॉपिक में आते हैं, जो पार्ट में हमारा संबंधित है उस पर हम फोकस करते हैं। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर चाप के बारे में दिया गया है, 8वीं में दिया है, तो हम सभी उदाहरण लेंगे, कुछ 6वीं का भी लेंगे और कुछ 7वीं का भी उदाहरण लेंगे, सभी प्रकार के उदाहरण का समावेश करेंगे। और कुछ प्रश्न जो है प्रयास में पूछा गया था, 1-2 प्रश्न है यहाँ का, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, एक कई बार हम कंफ्यूजन होते हैं, चाप क्या है नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, ये देखिए ए बी है ना, तो ए से लेकर बी तक हम आए ऐसे, इसको चाप को, ये जो चाप है उसको इस प्रकार से चिन्ह से दर्शाते हैं, चाप है ना, चाप ए बी। अगर यहाँ पर कोई और एक आध बिंदु डाल दें हम, यहाँ पर जैसे हमने एम डाल दिया, तो ए एम बी पढ़ेंगे, चाप ए एम बी, मतलब ए से लेकर बी तक, है ना। वृत्त का भाग कह सकते हैं, है ना। वृत्त जो है बीचों बीच दो भाग में बांटे तो वो अर्धवृत्त हो गया, लेकिन चाप जो है उसकी साइज पर डिपेंड करता है कि वो आधा से ज्यादा है कि आधा से कम है। तो चाप बताता है, ए बी बोल दिया, मतलब ए से लेकर बी तक, ए बी, ठीक है। या इधर अपन जैसे मैंने बोल दिया ए सी बी बोल दिया, चाप ए सी बी, मतलब ए से लेकर पूरा सी तक आएगा, मतलब आधे वृत्त से भी ज्यादा हो गया, अर्धवृत्त से भी ज्यादा हो गया। तो ये चाप है। चाप से संबंधित बहुत सारा प्रश्न है जो 8वीं में इसको रखा गया है, तो 8वीं का ही हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर और कुछ नया प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा आप परिधि और क्षेत्रफल की अवधारणा, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए चाप है, जैसे ए बी है ना, ए बी एक चाप है। अब ये ए और बी से कोई कहीं पर भी कोण बन जाए इस वृत्त में, मतलब देखिए बिंदु ए और बी से हमको मिलाना है उस बिंदु को, कहीं पर भी ले हम इस वृत्त में। जैसे मैंने लिया सी, ध्यान दीजिए, एक ए बी एक चाप है, एक और बिंदु ले लिया सी। अब सी को ए से मिलाओ और बी से मिलाओ, तो कितने अंश का कोण बना, एक उदाहरण के लिए यहां बनाया हूं मैं 45 अंश। अब देखते हैं एक और बिंदु लेते हैं दूसरे जगह, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर ले यहां पर ले, कहां जहां लेना है ना, वृत्त के कहीं पर भी हम लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, हम एक और बिंदु लिए डी लिए, तो ए को डी से मिलाया और बी से भी मिलाया, तो यहां पर भी जो कोण बनेगा वो भी 45 अंश होगा। कहीं पर भी आप कोण बनाइए, ए और बी से मिलना चाहिए। मतलब किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड है, वृत्तखंड अगर एक ही है, एक ही वृत्त है, उसमें कहीं पर भी कोण बने, है ना, वो बराबर होते हैं। ए बी से मिलाकर कोई भी बिंदु, यहां पर भी हम बिंदु अगर लेते हैं और ए और बी से जोड़ते हैं, तो वहां पर भी 45 अंश बनेगा, है ना। चाप से हम कहीं पर भी बनाए, सभी जगह 45 अंश बनेगा। आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो ये जो है एक उसके रूल्स है, नियम है, जो इस वृत्त एवं उसके अवयव चैप्टर से है। अब देखिए अगला, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है नहीं, हम अभी पढ़ते हैं आगे, ये सब थ्योरम है, ये हमको 9वीं 10वीं क्लास में भी इसका उल्लेख होगा। देखिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसका क्या तात्पर्य है, आप आधा वृत्त ऐसे कर लीजिए, देखिए ये वाला सेकंड वाला जो डायग्राम है, आधा वृत्त कीजिए। अब आधा वृत्त करने पर आधा को मिटा सकते हैं आप, एक आइडिया समझने के लिए। जैसे मेरे पास जो आकृति है, इसको मैं बताता हूं, ये वृत्त है ना, ये वृत्त हो गया, इसको आधा कर लीजिए, ये हो गया अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त से ये हो गया मेन लाइन जो है, व्यास है ये वाला, है ना। कहीं पर भी कोई बिंदु ले, ये आधा वृत्त में कहीं पर भी आप बिंदु लो, ये दोनों बिंदु से मिला दीजिए, व्यास के दो बिंदु है, शीर्ष है, उनसे मिला दीजिए। जैसे हमने पी पर लिए, तो पी को किससे मिला दिए, क्यू से भी और आर से,
तो ये कहीं पर भी जो बिंदु लेते हैं, यहां जो कोण बनता है ये 90 अंश होता है। ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है का तात्पर्य है, आधा कर लीजिए, कोई भी आकृति को, वृत्त को आधा ले लीजिए। अब कहीं पर भी आप बिंदु लें, कहीं पर भी, ये दोनों शीर्ष से मिला दीजिए, क्यू से और आर से या ए से या बी से, जो भी आप यहां देना, नाम देना आपके ऊपर है। ए बी भी यहां पर लिख सकते हैं। तो कहीं पर भी हम बिंदु देते हैं, एक बिंदु, उसको दोनों ये बिंदु व्यास के जो शीर्ष है इनसे मिलाते हैं, तो वहां पर 90 अंश का कोण बनता है, उसी को समकोण कहते हैं, है ना। 90 अंश का कोण बनता है, उसको समकोण कहते हैं। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इस पर एक प्रश्न पूछा गया था प्रयास परीक्षा में, उसमें देखिए किस प्रकार से प्रश्न दे दिया था। यहां पर 55 अंश दे दिया। ये देखिए एक आकृति दे दिया गया था, एक आकृति है क्यू आर पी कहे या पी क्यू आर बोलते हैं, कंटिन्यू में, चलिए रनिंग में लेते हैं। ये क्या है, त्रिभुज है अंदर में ना, त्रिभुज है पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें एक कोण दे दिया है क्यू आर पी या पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। देखिए जब भी हम कोण बताते हैं, है ना, किसी कोण को बताते हैं तो सेंटर में लेते हैं जिस कोण को बता रहा है, या 60 में हम कोण आर कह सकते हैं। ये जो मान दिया है उसको कोण आर भी कह सकते हैं, या ऐसे आप उसको पढ़ो कि वो बीच में आ जाए, वो शीर्ष बिंदु, है ना, पी आर क्यू। इसका मान दे दिया है 55 अंश, और पूछा गया है शेष कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या होगा शेष कोण, है ना, शेष कोण का मान क्या होगा, ऐसा आप देख लीजिए। अब इसमें हमको ये समझ में आता है, ये तो आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है। हम जानते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और जब समकोण होता है तो कौन सा समकोण होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, है ना। कोण पी समकोण होगा, ये 90 अंश होगा। एक लाइन से हम लिखेंगे पहले, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए कोण पी बराबर 90 अंश, क्योंकि ये वाला 90 नहीं होता, है ना। कहीं पर कोई बिंदु है आधा वृत्त में, उसकी परिधि में कोई बिंदु है, उसको मिलाने पर जो कोण बनता है वो 90 अंश होता है। अब बताइए, एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ है वो होता है 180 अंश। देखिए तीन कोण दिए हैं, एक कोण पहले से दिया था 55 अंश, एक हम एक नियम से जाने कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है नहीं, और एक और दिया है कोण क्यू, इसका मान कितना होगा, तो तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 180 अंश। चाहे आप उसको नियम से भी लिख सकते हैं, जैसे हम स्टेप में लिखते हैं ना, उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोण क्यू को हम ज्यों त्यों रख देते हैं, धन कोण पी धन कोण आर, सभी का जोड़ कितना आएगा, 180 अंश, क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 आता है। कोण क्यू ज्ञात करना है, कोण पी 90 है, हम जानते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और कोण आर 55 अंश है ना, बराबर 180 अंश। तो क्या करते हैं, जो अचर है उसको जोड़ दीजिए, और चर को जो है कोण क्यू जो है चर है, अभी पता नहीं है, मतलब चर माना जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 145 अंश बराबर 180। अब जैसे हम समीकरण को जिस प्रकार से बनाते हैं, है ना, पक्षांतर कर लीजिए। क्यू का मान निकालना है तो 145 उस साइड में चला जाएगा, 180 ऋण 145, और जब घटाते हैं अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, घटाने पर कितना आएगा, 35 अंश। इसको तर्क लगा के तुरंत हम बता सकते हैं। चलिए ये आ गया 35 अंश। अगर कहीं पर कुछ लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, समय को ध्यान में रखते हुए। और मेरे ख्याल से साउंड जो है वो जा रहा होगा, आज थोड़ा दिक्कत हो गया है कि जुड़ नहीं पाया है, ये अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। एक ही वृत्त के समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। जैसे चाप बराबर है ना, जैसे मैंने एक ये वाला उदाहरण भी आप ले सकते हैं। ये दो चाप है, देख लीजिए, एक एसी है ना, एक है एसी, एक चाप ए से लेकर सी, और एक चाप है बी से लेकर डी, ठीक है। अब ये केंद्र पर समान कोण कब बनाएंगे, जब दोनों चाप बराबर हो। देखिए मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए, ए से लेकर सी 5 सेंटीमीटर है, और बी से लेकर डी 5 सेंटीमीटर है। तो जो कोण यहां केंद्र पर बनेगा चाप के द्वारा, देखिए ये वाला कोण नहीं जो 45 लिखा है ना, यहां पर जो कोण बनेगा, जैसे ये थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है, मान लो ये 100 अंश है ना, तो ये भी 100 अंश होगा। अगर चाप बराबर है
कोई दो चाप बराबर है एक वृत्त में, तो उसका केंद्र पर बनाया गया कोण भी बराबर होगा, और केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है तो उसका चाप भी बराबर होगा। एक प्रश्न ऐसे पूछा गया है, केंद्र पर समान कोण दे दिया है, जैसे 100 एसी का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और पूछा गया है बीडी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक लाइन में लिख देंगे, अगर कोई दो चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, है ना, तो उनका लंबाई भी बराबर होगी, उस चाप की जो लंबाई है वो भी बराबर होगी। इस प्रकार से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अगला है, चलिए अगला देखते हैं। एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला आकृति देखिए, ये जो आकृति बनाया है ये देखिए, यहां पर दो पार्ट होता है। जब भी हम कोई चाप बना देते हैं, एक चाप बना दीजिए आप कोई वृत्त में, तो दो पार्ट होता है। एक मार्ग है ए सी बी, है ना, एक मार्ग है ए सी बी, ये चाप है, चाप ए सी बी, है ना, चाप ए बी को बताता है, ए से लेकर बी को, लेकिन रास्ता उसका बताता है ए सी बी। इसमें छोटा सा वृत्त बन रहा है, इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। और एक है ए डी बी, है ना, चाप ए डी बी, ये ज्यादा भाग को कवर कर रहा है वृत्त का, इसलिए ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। और इस प्रकार से ये दो वृत्तखंड हो गया, है ना, और वो भी संगत, लघु और दीर्घ। क्यों इसको संगत कहेंगे? क्योंकि एक चाप में चाप ए और बी है, मात्र उसी में है दोनों, तो ये संगत कहलाएगा, अलग अलग नहीं है। तो ये दोनों कोण को अगर जोड़ दे, ये देखिए कोण सी और कोण डी, इसको दोनों को अगर जोड़े तो इसका मान 180 अंश होता है, एक सरल रेखा बनता है। ये अधिक कोण बन रहा है, ये कम कोण, न्यून कोण बन रहा है, दोनों को जोड़ दे तो 180 अंश होता है। लेकिन इसमें प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है, एक और प्रश्न यहां से आता है, तभी बता रहा हूं, ये प्रश्न प्रयास परीक्षा 2017-18 में आया था। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का योगफल कितना होता है, एक संगत रहना चाहिए, तो ये पूछा गया था 2017-18 में। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और बनता है, कई बार पूछ देते हैं लघु वृत्तखंड का कोण कितना अंश होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। लघु है ये वाला एसीबी, इसका कोण कितने अंश होता है, तो ज्यादातर इसको केंद्र से पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है, कभी लिख दिया भी रहता है केंद्र से कितने अंश है, तो आप इस प्रकार से ऐसे बना लीजिए केंद्र में, तो समझ में आ जाएगा, है ना। लघु जो है, और ये दीर्घ को भी देख लीजिए, दीर्घ तो ये ऑलरेडी बन ही गया है, ए डी बी, मतलब ये पूरा इतना, ये वाला भाग है, इतना आ गया है ना। तो इसमें आप बता सकते हैं ये न्यून कोण बनता है ना। लघु है तो न्यून बनता है जब केंद्र से बनाए, है ना, स्वयं में तो अधिक कोण है, लेकिन केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है लघु वृत्तखंड, कितने अंश तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, कौन सा कोण बनाएगा, न्यून कोण की अधिक कोण, तो न्यून कोण बनाता है, लघु न्यून बनाता है, और जो दीर्घ है वो अधिक बनाता है। चलिए आगे, समय को ध्यान में रखते हुए, चित्र में PQ बराबर PR है तथा O वृत्त का केंद्र है, तो PQR के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, है ना। ये दो कोण हैं, ये देखिए PQ के बराबर PR है, देखिए PQ के बराबर PR है। आप जानते हैं जब समद्विबाहु त्रिभुज रहता है, आप लोग कहीं पर भी पढ़ लें, अगर तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण समान होते हैं, और दो भुजा समान है तो दो कोण समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख जो भुजा है, समद्विबाहु जो भुजा है ना, उसके सामने वाले जो कोण है ना, भुजा के सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये देख लीजिए, यहाँ पर एक अलग से उदाहरण बताता हूं मैं इसके लिए। जैसे इस प्रकार से आकृति दे दिया है ना, तब उसको कैसे बनाए, तो उसमें कोई एक मान दे दिया रहेगा। जैसे ये बता, इसको दे दिया, इसमें दिया था 90 अंश वाला ही दिया था, ये 90 अंश है, देख लीजिए ये वाला 90 अंश है। अब दो कोण दिया है तो कितने कितने अंश होगा, है ना। अब इसको बराबर करना जरूरी नहीं है, समद्विबाहु है तब बराबर होगा। समद्विबाहु है, देखिए PQ बराबर PR, दो भुजा बराबर है त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होते हैं, जो उस शीर्ष को मिला के छोड़ के दूसरे तरफ के जो कोण है उसको, है ना, उसी दोनों भुजा को छोड़ के, तो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो एक 90 है तो दूसरा कितना होगा, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अभी देखे कितने अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। एक 90 है तो बचा हुआ भी दोनों मिला के 90 होगा, 90 90 180, तो 90 को दो भाग करेंगे बराबर, क्योंकि समद्विबाहु है, तो हो जाएगा 45 अंश का।
है ना, 45 अंश और 45 अंश का। इस प्रकार से इसका 45 आएगा और इसका भी 45 आएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो तीनों कोण निकल गया, 45 अंश, 45 अंश और 90 अंश दिया 6। और किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये अभी वाला जो उदाहरण बनाया हूं, ये जो है आगे की आप परीक्षा दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा, तो उसमें भी इस प्रकार की आकृति दिया रहता है। देखिए अगर चाप एक ही है, देखिए चाप क्या है, पी क्यू। अब उस चाप से केंद्र पर कोण बना रहे हैं, ये वाला कोण देखिए, पी ओ क्यू। और वृत्त में कहीं पर भी बना लो शेष वृत्तखंड में, ये चाप द्वारा, पी क्यू द्वारा, इतने को छोड़ दीजिए पी से लेकर क्यू तक का, इधर कहीं पर भी आप कोण बनाएं, ठीक है, तो केंद्र में जो बनता है वो दुगुना होता है उसका, कहीं पर भी जो बन रहा है उसका, यहां पर डबल बनता है, दुगुना होता है। जैसे मैंने आर में बनाया, आर 70 अंश का है ना, पी आर क्यू 70 अंश है, तो पी ओ क्यू कितना होगा, है ना, केंद्र में जो बनता है वो दुगुना होता है ना, वो 70 है तो ये 70 दूने कितना होगा, 140 अंश होगा। और कई बार केंद्र का दे दिया रहता है और कहीं वृत्तखंड का निकालना है, क्या करेंगे उस समय, उसका जस्ट आधा कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। और थोड़ा कहीं कहीं जो रेखा गणित पढ़ते हैं आप, वृत्त से टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसी लाइन में आ जाता है, तो उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लग पाता है ना कभी कभी, लेकिन हम देखने के ऊपर है हम कितना अध्ययन करते हैं, रुचि बनाना है तो बार बार हम उसका प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो दिखाई दे रहा है घोड़ा, है ना, घोड़ा दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा अवधारणा जाता हूँ, है ना, इसकी परिधि और क्षेत्रफल की अवधारणा। आप लोग क्षेत्रफल के बारे में बहुत कुछ देखे होंगे। क्षेत्रफल आखिर क्या है, किसे क्षेत्रफल कहते हैं, है नहीं। और क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लिखा रहता है, इकाई, जो भी इकाई है उसके पहले वर्ग लिखा रहता है। तो क्षेत्रफल क्या है, उस संपूर्ण भाग को दर्शाता है क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल जो है पूरे भाग को लेता है। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, ये देखिए वृत्त है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसके पूरे भाग, जैसे पेंट करना है इसमें, तो मैं बाहर बाहर पेंट नहीं करूंगा, पूरे भाग को पेंट करूंगा, तो इसका कितना मतलब एरिया आएगा, है ना, वृत्त के पूरे भाग को पेंट करना है। पेंट करना है मतलब ये समझ जाइए इसके क्षेत्रफल के बराबर पेंट करना है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके त्रिज्या का मान या व्यास का मान पता होना चाहिए, तब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे या परिधि निकालेंगे। अगर आपको कह दिया कि इसके कारण जो है राउंडेड है, इसमें पेंट कर दो बाहर बाहर, ऐसे पहचान बना दो, है ना, पेंट कर दो, तो क्या ज्ञात करेंगे, उसका परिधि, है ना। क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण भाग आता है। जैसे इस ब्लैक बोर्ड में पेंट करना है, आयताकार ब्लैक बोर्ड है, आप लोग देख रहे हैं, आयताकार ब्लैक बोर्ड है, आपको पूछा कहा जाए कि इस ब्लैक बोर्ड को पेंट कीजिए, 6x4 आकृति का ब्लैक बोर्ड है और इसको पेंट करना है, और पेंट का जो चार्जेस है 10 रुपया प्रति वर्ग फीट है, क्योंकि फीट में है ये, प्रति वर्ग फीट है, तो उसका कितना खर्चा आएगा। तो पहली बात तो वर्ग बोल दिया, तो ये समझ जाइए वर्ग कब आता है, जब क्षेत्रफल पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ पूछा जाता है ना। और दूसरा पूरे भाग को पेंट करना है, मतलब क्षेत्रफल। अगर मैंने कहा कि इसमें पट्टी लगाना है ब्लैक बोर्ड में, बाहर एक ब्लैक बोर्ड है 6x4 का, इसमें पट्टी लगाना है और उसके चार्जेस रहेगा 10 रुपया प्रति वर्ग फीट या 20 रुपया प्रति वर्ग फीट। तो क्या ज्ञात करना है, उसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप, बाहर का माप ज्ञात करना है। चलिए एक घोड़ा है, घोड़ा को घास के मैदान में हम बांध दिए, दिखाई दे रहा होगा घोड़ा, है ना, एक पोल में लगाए हैं। अब ये मत समझना ये अगर इधर उधर अगर घूमता है तो इसकी रस्सी जो है लिपटते जाता है ना, ऐसे रस्सी नहीं है। यहां पर हम अच्छा से इसमें ये बना दिए, फांस बना दिए हैं कि जैसे जैसे घूमेगा रस्सी उसमें एक दूसरे में ऐसे लिपटेगा नहीं। ध्यान देंगे आप लोग, ये घोड़ा है, घोड़ा 14 मीटर रस्सी से बंधा है। बताइए यहां कितना घास चर सकता है। देखिए प्रश्न, एक घोड़ा है, घोड़ा 14 मीटर रस्सी से घास के मैदान में बंधा हुआ है, बताइए यहां कितना घास चर सकता है। अब हमको सोचना पड़ता है कि ये कितना घास चरेगा, है नहीं, कंफ्यूजन लगता है। तो देखिए घोड़ा जो है 14 मीटर तक की इधर एरिया है, उसके चारों तरफ
खंबे में बंधा हुआ है, खंबे से चारों तरफ का पूरा घास चर लेगा पूरा। ये देखिए घोड़ा है, ये इतना 14 मीटर है मान के चलो, तो घास पूरा चरना है तो पूरे एरिया ले लेगा। देखिए ये वृत्ताकार पूरा एरिया ले लेगा, 14 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है तो पूरा एरिया ले लेगा घास, मतलब ये चरेगा तो पूरा ऐसे वृत्ताकार पूरा एरिया को कवर कर लेगा ऐसे, है ना। घोड़ा इतने एरिया को पूरा चल लेगा जैसे बंधा है उसके हिसाब से। कुल मिला के हम क्या ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। सिर्फ बाहर बाहर कहीं वो नहीं चरेगा घास को, पूरा कंप्लीट घास को चरेगा तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का उसका सूत्र जो है वो है पाई आर वर्ग, है ना। पाई का मान, पाई एक नियतांक है जिसका मान होता है, पाई का मान 22/7, है ना। आपको अगर पूछा जाए कि पाई चर है कि अचर है, तो अचर है ना, जिसका नियत मान होता है 22/7। अब आर वर्ग, आर से रेडियस, रेडियस से त्रिज्या, है ना, त्रिज्या को हम दर्शाते हैं आर से, तो पाई आर वर्ग का मतलब होता है, पाई का मतलब 22/7 और आर कितना है, देखिए 14 मीटर रस्सी से बंधा है, देख लीजिए। हाँ इसको समझना है कि 14 मीटर तो बोल दिया, मैं सीधा मान रख रहा था। 14 मीटर रस्सी का मतलब है, ये देखिए रस्सी सोच के देखिए, एक त्रिज्या के समान है, ये चारों तरफ जैसे घूमना है, इसको पूरा सभी एरिया को चरना है। तो एक देख लीजिए एक केंद्र हो गया, पोल जो लगा है वो केंद्र का समान हो गया, और केंद्र और ये घोड़े की जो रस्सी है उसकी लंबाई वो है, वो त्रिज्या के रूप में हो गया। तो त्रिज्या दिया है ना, घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो 14 मीटर है, तो वो त्रिज्या हो गया। तो पाई आर वर्ग मतलब पाई 14 का वर्ग, और 14 का वर्ग मतलब 14 गुना 14, और भाग दे दीजिए 14 दूने, हाँ 7 दूने 14, है ना, 7 से आप भाग देंगे, फिर 14 दूने 28, उसके बाद करेंगे, पहले 7 दूने 14। तो देख लीजिए 28 गुना 22 आ गया है, इसको आप गुना कर लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो सीधे सीधा 28 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। 28 दूने 56 हो गया, 56 का 6, 5 हासिल, और 28 दूने 56, 56 और 5 हो गया 61, और ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई आएगा, है ना, 616 वर्ग मीटर, है ना, 616 वर्ग मीटर में आएगा, है ना, क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है जो प्रयास परीक्षा में पूछा गया था, और ये भी 8वीं से है, तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको जैसे प्रश्न में अगर पूछा जाता है, एक मैदान का चक्कर लगाना है, वो खिलाड़ी जो है 10 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करेगी, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है। बाहर बाहर की बात पूछता है, बस सिर्फ बाहर का, है ना। एक साइकिल की पहिए का त्रिज्या दे दिया है ना, 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर है, और वो 10 चक्कर पूरा करता है ना, तो कितनी दूरी तय करेगी। ये सब जितने भी ज्ञात करना है, तो बाहर की बात आया, चक्कर का या चारों ओर की बात कर रहा है, राउंड का बात कर रहा है, सिर्फ बाहरी बात कर रहा है ना, बाहर का, तब क्या करते हैं हम, परिधि निकालते हैं। कई बार परिमाप लिख दिया रहता है, उसी को परिमाप का सूत्र है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग। तो अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया था, इस पर हम फोकस करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रयास परीक्षा में पूछा गया था। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। एक क्रिकेट का मैदान है और उसका जो त्रिज्या है वो 60 मीटर है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्रिकेट का मैदान है, इसकी जो त्रिज्या है वो 60 मीटर है। ये अंदर अंदर का जो सर्कल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, वो 60 मीटर है उसकी त्रिज्या। अब देखिए आगे, मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, मतलब दर्शकों के देखने का स्थान 7 मीटर चौड़ी बनानी है। मतलब ये दिख रहा है ना बाहर में, ये देखिए वृत्त है, पहले अंदर में वृत्ताकार, एक्चुअल में मैदान है ये। अब मैदान के बाहर ये वाला जो भाग है, ये जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, ठीक है। तो ये छोटी वाली त्रिज्या कह सकते हैं आप, मैदान की त्रिज्या मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है, मतलब 2 वृत्त है जिसका केंद्र एक है ना, 2 वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्त जो है वो संकेंद्री कहलाता है। और केंद्र से लेकर
ये परिधि की जो दूरी है, पहले वाला देखिए, छोटे वृत्त की ये त्रिज्या हो गया, जिसको पहले से बताया है, मैदान की त्रिज्या कहें 60 मीटर है। अब बाहर में 7 मीटर का उसका क्या है, दर्शक दीर्घ है, मतलब दर्शकों के बैठने का स्थान, जहां से देखेंगे। अब इसमें पूछा गया है आगे, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ दर्शक दीर्घा का निकालना है। मतलब कुल मिला के कहो, एक आकृति है, आकृति से अगर ये वाला जो पार्ट है, ये अगर मैदान है, तो मैदान को पूरा निकाल दो बाहर, यहां से इसमें कटिंग करके निकाल दो। इसमें अगर समझना है तो मैदान जितने हैं एरिया, उसको कटिंग करके निकाल दीजिए, तो शेष जो बच रहा है, शेष जो बच रहा है वही क्या होगा, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल। कुल मिला के कहें, कुल में क्या करते हैं, मैदान के आकार को, साइज को निकाल देते हैं बाहर, मतलब कुल क्षेत्रफल में मैदान के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। निकालना मतलब घटा देना, ठीक है, कुल क्षेत्रफल में। अब बताइए, अब बड़े वाले वृत्त की बात करें तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, थोड़ा यहां देख लीजिए, बड़ी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जब मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है, 7 मीटर का दर्शक दीर्घा है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 60 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 मीटर। 67 मीटर। जब इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे मैदान की त्रिज्या, है ना, मैदान की त्रिज्या बराबर, चाहे तो इसको हम एक छोटे वाले को स्मॉल आर लिख लेते हैं, और बड़े वाले दो त्रिज्या बन रहा है, तो इस स्थिति में डाउट ना हो करके छोटे वाला जो त्रिज्या है उसको छोटा आर से दर्शा देते हैं, और इसका मान 60 मीटर है ना, मैदान की जो त्रिज्या है। अब जो दर्शक दीर्घा सहित मैदान की त्रिज्या, दर्शक दीर्घा को मिलाकर, है ना, तो लिख सकते हैं यहां दर्शक दीर्घा सहित मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या। अब दर्शक दीर्घा को मिला दिए हैं तो क्या हो जाएगा, इसको बड़ा आर से दर्शा दीजिए, और 60 में कितना जोड़ दीजिए, 67 मीटर, ठीक है। तो इसका जब दो संकेंद्रीय वृत्त हो तो इसका बाहर का, है ना, जो सिर्फ बाहर, उसको पट्टी कहते हैं, वृत्ताकार पट्टी कहा जाता है ना, वृत्ताकार पट्टी, ये बाहर वाला। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसके लिए फार्मूला है, सीधे सीधे निकाल सकते हैं, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल, दर्शक दीर्घा, हमको क्या निकालना है, लक्ष्य क्या है, सिर्फ दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कुल क्षेत्रफल में मैदान के क्षेत्रफल को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना, तब निकलता है दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल। और दर्शक दीर्घा और मैदान कैसे हैं, वृत्ताकार हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में, आप यहां उसको देख सकते हैं, पाई आर वर्ग, ये किसका क्षेत्रफल हो गया, बाहर का, बड़े वाले वृत्त का, जिसका त्रिज्या क्या माने हैं, बड़ा आर, बड़े वाला वृत्त जो बन रहा है दर्शक दीर्घा सहित, तो पाई बड़ा आर लिए हैं ताकि बड़ा त्रिज्या है करके, आर वर्ग में पाई आर वर्ग घटाते हैं। देख लीजिए यहां पर बड़ा आर छोटा आर, ये क्या है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या है, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग। अब देखिए पाई पाई दोनों में है तो कॉमन निकालते हैं तो एक सूत्र बन जाता है, इस प्रकार से सूत्र पहले से लिखा रहता है ना, मतलब अगर वृत्ताकार पट्टी निकालना है तो उसका क्षेत्रफल का क्या है, फार्मूला है, तो क्या लिखते हैं, पाई गुना बड़े वृत्त के त्रिज्या का वर्ग ऋण छोटे वृत्त के त्रिज्या का वर्ग। ऐसा इतने हैं, ये 60 है। अब सीधे सीधे मान रखते हैं, है ना, पाई का मान क्या होगा, 22/7 लिख दीजिए, कोष्टक में लिखते हैं, आर का मान क्या है, बड़ा वाला आर है 67 का वर्ग, और छोटा वाला आर का मान क्या है 60 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए सर्व समीका जब हम पढ़ते हैं, कल भी हम इसके बारे में देखे हैं, जब कोई दो संख्या इस प्रकार से वर्ग में लिखा हो और बीच में ऋण का चिन्ह हो, है ना, 67 का वर्ग है ऋण 60 का वर्ग, तो इसका दो गुणनखंड बनता है, एक बार इसको जोड़ते हैं और एक बार उसको घटाते हैं। तो देख लीजिए क्या होगा, 22/7 गुना 67 को 60 से एक बार जोड़ लीजिए, गुना, या गुना तो ऑलरेडी है, यहाँ पर गुना लगाने की जरूरत नहीं है, कोष्टक है तो, और 67 में 60 को घटा लीजिए। देखिए किस प्रकार से इसको बनाते हैं, सूत्र यही है, पाई
बड़ा आर्क का वर्ग ऋण छोटा आर्क का वर्ग ये बताता है बड़े वृत्त का त्रिज्या पहले ले लीजिए, फिर छोटे वृत्त का त्रिज्या ले लीजिए। अब इसका फार्मूला, अगर कोई संख्या, कोई पद जो है पहले पद का वर्ग और दूसरे का वर्ग हो और बीच में ऋण का चिन्ह हो, तो इसका दो पार्ट बनता है गुणनखंड में। एक बार उसको जोड़ते हैं 67 धन 60 और एक बार इसको घटाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, 67 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 60 दूनी 120 और 7 127, ठीक है। और 67 में हम 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये नीचे का 7 और ये वाला 7 जो है वो कैंसिल होगा, तो 22 गुना 127 आ रहा है ना। इधर कर सकते हैं हम इसको, 127 में किसका गुना, 22 का। तो 22 सत्य होता है 154। 154 का हम 4 लेंगे, 15 हासिल लेंगे और 22 दुने 44, 44 और 15 59 का 9 हासिल 5, 22 से कम 22 और 5 हो जाएगा 27, है ना। 2794 वर्ग, है ना। 22 सत्ते, एक बार और चेक कर लेते हैं, 154 का 4 हासिल 15, 22 दुने 44, 44 और 15 59, 59 का 9 हासिल 5, 22 से कम 22 और 5 27, 2794 वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए, है ना, जब भी क्षेत्रफल की बात आता है इकाई वर्ग तो लिखेंगे, उसके बाद इकाई लिखेंगे। तो इकाई क्या है, या इसको मीटर वर्ग भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर लिखो या मीटर वर्ग। तो ये इस प्रकार से बनेगा और ये प्रश्न पूछा गया था, है ना, पिछले पेपर में। तो आप लोग सभी विषय पार्ट का ध्यान रखेंगे, गणित तो है ही, है ना, इंग्लिश भी है और अन्य जो पार्ट है जीके वगैरह भी थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए। और समय अभी मतलब एकदम ही कम है ना, 10:30 से पेपर है, समय से पहले आपको वहाँ टच कर लेना है ना, समय से पहले चले जाइए। और छुरिया में है ना, इस ब्लॉक वालों का छुरिया में पूरा पेपर है, 2 सेंटर है, एक उच्चतर माध्यमिक है और एक सरस्वती शिशु मंदिर है ना। समय का आप लोग जरूर ध्यान रखें और एकदम कॉन्फिडेंस से बनाइए, हड़बड़ी ना कीजिए। बच्चे लोग जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, पेपर आप बनाते हो तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बनाएं। और गणित जो प्रश्न है उसमें पहले मत उलझे, पहले बाकी को जल्दी जल्दी कर लें, है ना, नहीं तो ज्यादा समय ले लेता है कई बार। तो जो कर रहे हैं ना उसको करेंगे, पहले अदर पार्ट को करो, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद थोड़ा फास्ट, थोड़ा समय को बढ़ा के करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट। उसके बाद गणित में भी कीजिए, जो पहले बन रहा है उसको पहले हल करते जाइए। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब यहां से और जो बचा है वो है, जैसे आपको प्रश्न में दे दिया, एक खिलाड़ी एक मैदान की जो त्रिज्या है वो 42 मीटर है, उसका 15 चक्कर लगाता है ना। एक खिलाड़ी है, एक वृत्ताकार मैदान और उसकी जो त्रिज्या है वो 42 मीटर है, उसका 15 चक्कर लगाता है, तो कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो अब देख लीजिए, अब मैदान का चक्कर लगाना है तो सिर्फ बाहर बाहर लगाएंगे, और सिर्फ जब बाहर की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, परिधि की बात हो रही है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है, कब क्षेत्रफल लगाना है, कब उसमें परिधि का लगाना है, पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। बाहर का ही बात हो रहा है सिर्फ। तो क्या करते हैं उस समय में, जैसे घेरा कराना है मैदान को घेरा कराना है, तो उसमें कितना तार लगेगा, है ना। 21 मीटर के जो मैदान है त्रिज्या का, 21 मीटर त्रिज्या वाला मैदान है, उसका घेरा कराना है, और तो कितना तार लगेगा, और उसका कीमत भी बताइए। अगर प्रति वर्ग मीटर उसकी कीमत तार का अगर 49 रुपया है तो कुल कितना लागत आएगा। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, जब घेरा मात्र लगाना है, पूरे मैदान को थोड़ी ढकना है ना, घेरा लगाना है, तो घेरा लगाना है मतलब क्या करेंगे, उसका परिमाप या परिधि निकालेंगे, है ना। ध्यान रखना, कभी कभी परिमाप भी दे दिया रहता है, परिधि निकालेंगे और उसके बाद पहले तो एक बार निकाल लेंगे, और जितना कहा गया है, जैसे कितना घेरा लगाना है या कितना चक्कर लगाना है, उतने से गुणा कर लीजिए, उसके बाद राशि को गुणा करेंगे, और वर्ग में नहीं लिखेंगे ना। ध्यान रखना, परिधि एक दूरी है, परिधि एक क्या है, सिर्फ दूरी है परिधि। तो उसको हम किस में नहीं लेंगे, वर्ग इकाई नहीं लिखेंगे। परिधि को कभी वर्ग नहीं लिखा जाता, परिमाप को कभी वर्ग नहीं लिखा जाता,
उसके लिए क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ इत्यादि जो रहता है उसको लिया जाता है। तो आज का क्लियर हुआ होगा। आज एक ही क्लास है मेरा, और बच्चे लोग आप लोग ध्यान देंगे, समय में आप लोग जुड़ जाइए, है ना, समय में जुड़े, और हम पूरे जो सारगर्भित चीज है इसका भी करेंगे, और अति शीघ्र मैं ना टेंस का भी शुरू करने वाला हूँ, है ना, अंग्रेजी में टेंस के बारे में हम इसके बारे में अति शीघ्र हम शुरू करेंगे। आप लोग का पेपर हो जाने दो, और मंगलवार को तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि उस दिन आप लोगों का पेपर है। पेपर के पहले आप लोग थोड़ा सा